हेलो इट्स आगेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू ध्रुपद ट्यूटर। आज के वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 1 को खत्म भी करेंगे और बाबा आइंस्टीन का जो योगदान है पदार्थ की चौथी अवस्था और आइंस्टीन के बारे में और फिर सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले बात ये कि आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने क्लास का सिलेबस 9th का 10th का जो भी है मैंने चैप्टर वाइज सब लेसन वाइज सारे चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहां से जाकर के वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें। ठीक, आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वाष्पन और क्वथन के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्वथन के बारे में तो बहुत पहले पढ़ चुके थे, बट वाष्पन पढ़े थे हम लोग। वाष्पन होता क्या है? तो वाष्पन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को गर्म किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से, और बॉइलिंग पॉइंट से वो गर्म होकर के वाष्प बन करके और वायुमंडल में उड़ता है। और वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, यही वाष्पन कहलाता है। वाष्पन और क्वथन दोनों दो चीजें, अब दोनों को समझना है बड़ी बारीकी से। इसको हम लोग आते हैं इधर, मैंने देखिए यहाँ पे पहले से लिख दिया, यह है आपका वाष्पन और यह है आपका क्वथन। वाष्पन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे होता है। मान लेते हैं हम किसी जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये तो फैक्ट भी है ना कि हम लोग जानते हैं कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो बॉयल होकर के उड़ने लगता है, वाष्प बनने लगता है। लेकिन जब इस वाष्प का मतलब हम कहेंगे कि जब इसको वाष्पन करना होगा तो यह बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे होगा, ठीक। लेकिन जब क्वथन करना होगा ना आपको, तो इससे अधिक टेम्परेचर को आपको एक निश्चित फिक्स टेम्परेचर लेना होगा, जहां पे आप कहोगे कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस के अबव जाने पर ही, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाने पर ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वथन की प्रक्रिया संभव हो रही। ठीक, तो यहां पे मैंने बताया आपको पहला कि बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे होता है कौन? वाष्पन, और इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से या बॉइलिंग पॉइंट से अधिक तापमान पे होता है। दूसरा प्रक्रिया है कि यह जो होता है, अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से अधिक तापमान है, टेम्परेचर कहाँ पे अधिक है? टेम्परेचर अधिक है यहाँ पे, तो जिसमें टेम्परेचर अधिक होगा वह जल्दी उड़ेगा ना, जलेगा जल्दी। तो यह प्रक्रिया जो होगी काफी फास्ट होगा, तीव्र गति से होगा, जबकि यह प्रक्रिया स्लो मोशन में होगा, धीरे धीरे होगा। ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर हो गया। अब द्रव की सतह पर वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है द्रव की सतह पे होती है। तो मान लेते हैं गिलास लिए, हम गिलास में पानी भर दिए और नीचे से इसको गर्म करें। नीचे से गर्म करेंगे तो हम देखते हैं कि सतह के ऊपरी वाला हिस्सा पहले गर्म होता है, उसके बाद जो होता है नीचे, उसके बाद नीचे होते होते गर्म होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं एक सिलेंड्रिकल ग्लास है और इसके नीचे वाले पोर्शन से हम लोग आग दे रहे हैं और यहाँ पे यहाँ तक पानी भरा है, तो पहले इधर का पानी गर्म नहीं होगा, पहले ऊपर के सतह का गर्म होगा। बिकॉज इसका रीजन है कि वहां पे पहले वाष्पन होता है। वाष्पन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कम टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर से वाष्पन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जब कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्वथन की प्रक्रिया, और वहां पे जो होगा द्रव की सतह पे जो होगा वह क्या होगा? वाष्पन की प्रक्रिया। और जब पानी खौलने लगता है तो देखते हैं कि पूरा पानी का ऊपर नीचे होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पूरे संपूर्ण द्रव में क्वथन की प्रक्रिया होती है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखोगे। यहाँ पे देखिए ताप में यहाँ पे कमी हो जाती है, मतलब वाष्पन की प्रक्रिया में तापमान की कमी होती है, बट क्वथन की प्रक्रिया में तापमान जो होता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, जैसे ऊपर ही मैंने बोला था। ठीक, यहाँ पे बाहर से उष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे बाहर से उष्मा नहीं दिया जाता है, बट जब भी आपको क्वथन करना होगा तो यहाँ पे बाहर से आपको उष्मा देना पड़ता है। ये बात भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे ठंडक उत्पन्न होती है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम कैसे होता है? वाष्पन होगा तो वाष्प बनने का मतलब वाष्प बन करके उड़ेगा, फिर जब ठंडा होगा, जब वो वाष्प ठंडा होगा तो पुनः जल के रूप में बदलेगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो वहां पे जो होगा ठंडक उत्पन्न होगा, और इस प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न नहीं होगा। तो आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर पहला लिखोगे कि यह बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे होता है, और यह लिखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट से अत्यधिक तापमान पे होता है, या ये भी लिख सकते हो कि यह एक निश्चित तापमान पे होता है। दूसरा, यह प्रक्रिया जो होता है स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, मंद गति से होता है, परंतु यह प्रक्रिया फास्ट गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तीसरा, यह क्वथन वाष्पन की प्रक्रिया द्रव की सतह पर होता है, जबकि क्वथन की प्रक्रिया संपूर्ण द्रव में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे तापमान में कमी पाई जाती है और यहाँ पे तापमान नियत रहता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखे थे निश्चित तापमान था। इसलिए इसमें बाहर से उष्मा देना नहीं पड़ता है, जबकि इसमें बाहर से उष्मा देना पड़ता है। यहाँ पे ठंडक उत्पन्न होता है, बट यहाँ पे ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स आप कर लोगे, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण पॉइंट, वाष्पन की गुप्त उष्मा और द्रवण की गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट
हीट जिसको कहा जाता है। गुप्त उष्मा होता क्या है, तो किसी पदार्थ के अंदर, किसी द्रव के अंदर जो उष्मा होती है ना, उष्मा बोले तो हीट एनर्जी जो होता है उसी को वाष्पन की, उसके अंदर मौजूद जो होता है उसी को गुप्त उष्मा कहा जाता है। गुप्त मतलब छिपा हुआ, हिडन एनर्जी जिसको लैटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे लैटेंट हीट, द्रवण की गुप्त उष्मा अलग होता है और वाष्पन की गुप्त उष्मा अलग होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे द्रवण की गुप्त उष्मा क्या है। एक चीज आप लोगों को बताया होगा पहले में, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। वायुमंडलीय दाब आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, याद है कि नहीं कुछ। वायुमंडलीय दाब में बताया था कि वायुमंडल में जो हवा का प्रेशर होता है उस एक प्रकार का था प्रेशर ही है। प्रेशर को मापने का इकाई मैंने बताया था क्या होता है, पास्कल होता है, पीए जिसको पीए से डिनोट करते हैं। तो वाष्पन की जो गुप्त उष्मा, द्रवण की जो गुप्त उष्मा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब कैसे रोल प्ले करता है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे द्रवण की गुप्त उष्मा अगर पूछा जाए कि क्या है, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब दोनों ही प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो वायुमंडलीय दाब जिसको किस में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं, बिकॉज यह भी एक प्रकार का क्या है, दाब ही है। तो वायुमंडल द्रवण की गुप्त उष्मा आप क्या बोलोगे, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg, मात्रा कितना होना चाहिए 1 kg, और उसको द्रव में बदलने के मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने में जितनी उष्मा खर्च होती है उसी उष्मा को द्रवण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। फाइनल डेफिनेशन कैसे बोलोगे, तो जब वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg मात्रा को जब उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव अवस्था में बदला जाता है तो इसी प्रक्रिया को द्रवण की गुप्त उष्मा कहा जाए। जैसे एक ठोस पदार्थ हम ले लेते हैं जहां पे होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ठोस पदार्थ हम ले लिए बर्फ। बर्फ क्या है, एक ठोस पदार्थ है कि नहीं है, बर्फ यहाँ पे हम ले लिया, और बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है, आइस की गुप्त उष्मा बराबर होता है 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि द्रवण की गुप्त उष्मा मतलब 1 kg बर्फ को ठोस से द्रव में चेंज करने पे इसके किसके मेल्टिंग पॉइंट पर, और इसमें कितना ऊर्जा खत्म होता है 3.347 इंटू 10⁵ जूल खत्म होता है। जूल क्या है, तो जूल जो होता है फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा, जूल जो होता है उष्मा का मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखोगे। डन। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है। उसमें हम लोग द्रवण की गुप्त उष्मा देख रहे थे। द्रवण की गुप्त उष्मा से ठोस में कोई पदार्थ होता था, ठोस से द्रव में चेंज हो जाता। अब द्रवण वाष्पन में क्या होगा, तो वाष्पन में होगा द्रव में कोई पदार्थ होगा और द्रव से किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा में आप क्या बोलोगे, मैंने बताया कि द्रवण की गुप्त उष्मा में जो होता है कोई पदार्थ ठोस से द्रव में चेंज होता है, और ठोस से द्रव में चेंज होने के लिए क्या जरूरी होता है, मेल्टिंग पॉइंट यूज होता है। लेकिन वाष्पन की गुप्त उष्मा में क्या होता है, कोई पदार्थ जो होगा द्रव से गैस में चेंज होगा, और द्रव से गैस में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो सेम डेफिनेशन इसमें भी बोलोगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने में जितनी उष्मा खर्च होती है उसी उष्मा को जो होता है लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखोगे, नोटबुक में अच्छे से नोट कर लोगे। यदि यहाँ पे कहा जाए मैंने बर्फ का लिया था, यदि एग्जाम्पल में मैं ले लूं यहाँ पे वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो वाष्पन की गुप्त उष्मा में हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, द्रव चाहिए। तो द्रव के रूप में हम जल ले लेते हैं, जल का वाष्पन का गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा बराबर कितना होता है, 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखोगे। जल की वाष्पन की उष्मा कितना होता है, वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रक्रिया किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। कितने पे, बॉइलिंग पॉइंट। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस कथन का अभिप्राय ये हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 kg जल को, 1 kg क्या करेंगे हम, जल लेंगे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि इसको किसमें, वाष्प में बदला जाए, वाष्प में बदला जाए तो 22.59 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी जो होगा खत्म होगा, किसको, इसको द्रव से गैस में बदलने पर। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप
उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पदार्थ की चौथी और पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। बुक में जितना है उससे ज्यादा चीजें मैं बताऊंगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए आते हैं इधर। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, छोटू इधर का मिटा देते हैं बिकॉज हम रफ वर्क करेंगे थोड़ा सा इधर। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मैंने यहाँ पे लिखा है बट उसका नाम नहीं लिखा है, मैं भूल गया नाम क्या होता है, लेकिन उसकी चीज बारे में सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक, इसका नाम जो होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा ब्लड वाला नहीं है, और आजकल कोरोना के चक्कर में आप भी सुन रहे हो, प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा। थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। हमारे जो ब्लड होता है ना, ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स में प्लाज्मा पाया जाता है, और इस प्लाज्मा को मान लीजिए अगर मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हूँ तो मेरा प्लाज्मा, और मैं ठीक हो गया हूँ, तो मेरा प्लाज्मा जो रोगी है ना उसको दिया जाएगा, और इसको प्लाज्मा को कन्वर्ट करके जो होता है देखा जाता है, तो देखते हैं कि काफी चांसेस होते हैं मनुष्य के इस वायरस से दूर होने की। ठीक, तो ये थोड़ा सा जान जाओ किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। बट वो प्लाज्मा नहीं है इधर, हम लोग इधर ये प्लाज्मा देख रहे हैं। यह प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की चौथी अवस्था होता है, जिसमें होता है क्या है, देखो पदार्थ में जो होते हैं ना मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रायः धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से धातु चमकदार होते हैं। कैसे? 10वीं में मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट किया, वहां पे जाके आप वीडियो देखोगे ना, पहला ही वीडियो, तो उसमें सब चीज बताया हूँ। यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज मेटल और नॉन मेटल आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं। ठीक, 9th में नहीं पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है, बट 10th में आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कहाँ पे? धातुओं में पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों से का जो मिश्रण होता है ना, वही पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। तो ये बात भी आप याद रखोगे। सूर्य तथा तारों में नेचुरल, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य और तारों में जो पाया जाता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। मतलब जहां पे ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा वहां पे हम लोग प्लाज्मा को यूज करेंगे। अब प्लाज्मा की वजह से ही आप ये भी कह सकते हो कि प्लाज्मा के कारण चमकीले दिखाई देते हैं, प्लाज्मा के कारण सूर्य तथा तारे चमकीले दिखाई देते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सूर्य तथा तारों में चमक का कारण भी प्लाज्मा ही है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है कि इसमें प्लाज्मा अवस्था में, तो प्लाज्मा का एक प्रकार से गुण हो गया कि इसमें एक प्रकार की चमक पाई जाएगी, और इसका निर्माण उच्च टेम्परेचर पे होता है, हाई इंटेंसिटी, अभी मैंने बताया उच्च ताप पे होता है, और सूर्य में उच्च ताप होता ही है। सूर्य जो होता है ऊर्जा का अपार स्रोत है, प्रकाश का, नेचुरली प्राकृतिक रूप से। ठीक, तो आप लोग ये प्लाज्मा के बारे में सब पॉइंट सीख लोगे। पहले लिखोगे पदार्थ की चौथी अवस्था, नाम लिखोगे प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों का मिश्रण होता है प्लाज्मा, या ये कह सकते हो कि प्लाज्मा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तथा आयन का मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे सूर्य तथा तारों में प्लाज्मा पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, या प्राकृतिक रूप से सूर्य तथा तारों में प्लाज्मा या पदार्थ की चौथी अवस्था पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इसका निर्माण उच्च ताप पे होता है। किसका निर्माण? प्लाज्मा का निर्माण उच्च ताप पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि प्लाज्मा, सूर्य तथा तारों में प्लाज्मा ही है जिसकी वजह से चमक पाई जाती है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको डिस्कस किया है कि सूर्य तथा तारों में चमक का कारण भी क्या है? प्लाज्मा है, बिकॉज प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था को बीईसी कहा जाता है। बीईसी मतलब बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। 2 साइंटिस्ट है, एक भारत के थे सत्येंद्र नाथ बोस, और एक आइंस्टीन था। आइंस्टीन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही है, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको फिजिक्स में काफी योगदान है। ठीक, तो यहाँ पे जो सब क्रेडिट जो है ना आइंस्टीन को जाता है, बट वर्क जो था ना रियल में वो किसका था? सत्येंद्र नाथ बोस का था। तो बाबा आइंस्टीन क्या थे? उस समय के बहुत जाने माने थे। अब क्या किए कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है अपना थ्योरी बनाए। अब भारत की जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उतनी तो पहले प्रख्याति थी नहीं, और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं थी। तो ये क्या किए कि ले जाके दिखाए किससे? आइंस्टीन को पत्र लिखे, वहां पे दिखा आइंस्टीन को, तो आइंस्टीन ने इसी को बस लॉन्च कर दिया। ठीक, प्रतिपादित कर दिया, जिसकी वजह से इसका बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के साथ, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस के साथ इन्होंने अपना नाम भी जोड़ दिया। और इनका काम जो है गणना करना काम था सत्येंद्र नाथ बोस का, और भविष्यवाणी जो किए वो आइंस्टीन ने किए। कब किए थे? 1920 में किए थे। ठीक, ये काम बहुत पहले कर चुके थे सत्येंद्र नाथ बोस। अब ये होता क्या है इसमें? जनरली जो होता है ना, सामान्य वायु के घनत्व क्या, वायु का घनत्व क्या होता है? तो किसी आयतन में उसके क्षेत्र आयतन में द्रव्यमान से भाग दोगे तो वो क्या आता है हमें?
घनत्व आता है। घनत्व मैंने समझाया भी प्रीवियस वीडियो सेशन में। तो सामान्य वायु के घनत्व में 1,00,000वें भाग में, मान लीजिए यह कोई वायु है, इसका 1,00,000वां भाग ये हो जाएगा। ठीक, 1,00,000वें भाग में गैस को अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। इसमें जो गैस होता है उसको बहुत ही कम, अति मतलब बहुत, निम्न मतलब कम, बहुत कम ताप पे ठंडा किया जाता है। तो इसी की जो होती है प्लाज्मा की प्राप्ति होती है। तो प्लाज्मा के बारे में यही एक इम्पोर्टेंट, प्लाज्मा कह रहे हैं, बीएससी के बारे में यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीएससी जो होता है सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस को अति निम्न ताप पर ठंडा करने से इसकी प्राप्ति होती है। और बीएससी का उपयोग जो होता है, साधारण एक ट्यूबलाइट में, ट्रांसपेरेंट ट्यूबलाइट में अगर बीएससी को पैदा किया जाए तो वहां पे जो होता है काफी प्रकार के लाइट्स आते हैं। नियॉन इफेक्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, फोटोग्राफी करेंगे, एडिटिंग करेंगे तो नियॉन इफेक्ट का नाम आता है। नियॉन इफेक्ट होता क्या है, सेम इसी प्रकार का है। एक ट्यूब लाइट होती है पतली, उस ट्यूब लाइट में जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, कम टेम्परेचर पे किया जाता है, इसी सिद्धांत पे ट्यूबलाइट का भी निर्माण किया जाता है। तो वहां पे जो होती है रोशनी होती है, इसका कारण इसका उपयोग नियॉन लाइट का बनाने में किया जाता है। और नियॉन लाइट एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेसन फर्स्ट मैटर अराउंड अस, मतलब पदार्थ हमारे आसपास, इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, आप लोग साथ में रहें। हम लोग जो है, आप पहले ही काम कीजिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को आप बना लो। नहीं बन रहा है तो वीडियो एक बार सब देख लो, 5-6 वीडियो तो हो ही गए हैं, उसके बाद बनाओ क्वेश्चन, गारंटी है बन जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो में कमेंट करें, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फोन नंबर दिया हूं, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से करने के लिए आप मैथ का चैनल भी, मैथ का वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बहुत ही झक्कास स्टाइल में। ठीक, आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय।